दोस्तों नमस्कार। लास्ट क्लास में हमने ट्रांज़िट की मेथड्स के बारे में पढ़ा हुआ था कि कौन-कौन सी मेथड्स से हम ट्रांज़िट बेसिकली देख सकते हैं। आज उन्हीं ट्रांज़िट की मेथड पर हम प्रैक्टिकल करके आपको बताएँगे कि आपको बेसिकली किस-किस मेथड को देखना होता है जब आप ट्रांज़िट लगा रहे होते हैं और वो मेथड किस तरीके से आपको डिफरेंशिएट करती है कि यदि आपके पास कुंडली नहीं है तो आपको ट्रांज़िट कैसे देखना है, यदि आपके पास कुंडली की डिटेल्स वगैरह एक्यूरेट है तो आपको चार्ट कैसे देखना है ट्रांज़िट के एस्पेक्ट से। तो चलिए हम ज़्यादा देरी ना करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में 4 मेथड शेयर की थी। पहली मेथड थी लगन मेथड, दूसरी मेथड थी मून साइन मेथड, तीसरी मेथड थी सन साइन मेथड और फोर्थ मेथड जो थी वो थी नीम साइन मेथड। इन 4 मेथड के अलावा बीएनएन एस्ट्रोलॉजी में जो नाड़ी संबंध बन रहा होता है, वो भी हमें यहाँ पे अप्लाई करना होता है क्योंकि हम जो कोर्स को पढ़ रहे हैं वो बेसिकली नाड़ी संबंध पर ही बेस्ड है। लेकिन चूँकि हमने यहाँ पर वैदिक एस्ट्रोलॉजी को भी कवर अप किया हुआ है, इसलिए हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी और नाड़ी संबंध अर्थात बीएनएन एस्ट्रोलॉजी की कंबाइन करके आपको रिज़ल्ट के बारे में बताएँगे। देखिए, हर विधा में देखने का तरीका बस डिफरेंट होता है, लेकिन जो रिज़ल्ट आता है वो सब मेथड से सेम ही आता है, ऐसा हमारा मानना है और यही हर एक एस्ट्रोलॉजर का मानना होता है। बस हर मेथड का देखने का तरीका अलग-अलग होता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि आपको किस तरीके से ट्रांज़िट को चार्ट में देखना होता है। वो मेथड आज जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, यही मेथड आपको हर प्लैनेट के ट्रांज़िट में देखते टाइम लगानी होगी, चाहे वो सन का हो, चाहे मून का हो या फिर राहु केतु का हो। कोई भी प्लैनेट हो, आपको मेथड सेम लगानी है, सेम तरीके से ही अप्लाई करना है। साथ ही साथ यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल चार्ट को लेकर बात कर रहे हैं। आप इस एग्जाम्पल चार्ट में देखेंगे कि एक यहाँ पे बर्थ कुंडली है, जिसे हम D1 चार्ट कहते हैं या लगन कुंडली कहते हैं, जो कि मिथुन लगन की कुंडली है। मिथुन लगन की इस कुंडली में राहु तीसरे घर में बैठा हुआ है, मार्स और मरकरी 7th हाउस में बैठा हुआ है, सन 6th हाउस में है, जुपिटर वीनस 8th हाउस में है, मून केतु 9th हाउस में है और शनि रेट्रो होकर 10वें घर में बैठा हुआ है। इसी का जस्ट हमारा ट्रांजिट चार्ट बना हुआ है। देखिए ट्रांजिट चार्ट जो है वो लेटेस्ट का ही है। अभी चूँकि हम रिकॉर्डेड कोर्स अभी कर रहे हैं इसलिए ये ट्रांजिट चार्ट भी अभी का ही बना हुआ है। देखिए जैसा कि मैंने पहली मेथड आपको शेयर की थी कि लगन ट्रांजिट मेथड। यदि आपके पास कुंडली की डिटेल्स बहुत ज़्यादा एक्यूरेट हैं, आपके पास टाइम सही है, आपको प्लेस का आइडिया सही है, आपका डेट ऑफ बर्थ सही है, उस केस में आप हमेशा लगन ट्रांजिट मेथड को ही अप्लाई करें। ऐसा मेरा मानना है, वो बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी देता है। तो यहाँ पर देखिए हमने मिथुन लगन का ही चार्ट बनाया हुआ है, जेमिनी साइन का ही यहाँ पे चार्ट बनाया हुआ है और उसी साइन से हम ट्रांजिट के प्लैनेट को देखेंगे कि बेसिकली आज के टाइम में इस मंथ में हमारे जो प्लैनेट्स के ट्रांजिट हो रहे हैं वो किस-किस हाउस में हो रहे हैं, किस राशि में हो रहे हैं और किस तरीके से वो नाड़ी संबंध बना रहे हैं। तो देखिए सबसे पहला जो प्रेडिक्शन का बेस्ड है ट्रांजिट का वो है कि सन का ट्रांजिट ऑन 12th हाउस फ्रॉम नेटल चार्ट। अब चूंकि हमारे पास नेटल चार्ट है तो आप नेटल चार्ट से लगाकर देखें कि यदि हम सन का ट्रांजिट देख रहे हैं, हमने एक एग्जांपल के रूप में एक प्लेनेट पर डिस्कस किया हुआ है जो कि सन का ट्रांजिट है। आप सेम मेथड बाकी के प्लैनेट्स में भी लगाकर देख सकते हैं। तो हमने एक मेथड प्लैनेट लिया है सन का ट्रांजिट। तो सन का ट्रांजिट आप यहाँ पे देखेंगे कि इस व्यक्ति के नेटल चार्ट से सन का जो ट्रांजिट हो रहा है वो 12th हाउस में हो रहा है। इसका मतलब इस व्यक्ति के जीवन में जब ये सन का ट्रांजिट 12th हाउस से होगा, तो वो 12th हाउसेस के जो सिग्निफिकेटर हैं, जो 12th हाउस चीज़ों को बताता है, उन सारी चीज़ों को एक्टिवेट करेगा। क्यों? क्योंकि सन का जो ट्रांजिट है, वो 12th हाउस से हो रहा है। तो पहली मेथड ये है। सबसे पहले आपको यही देखना होता है कि नेटल चार्ट से पर्टिकुलर प्लैनेट का ट्रांजिट किस पर्टिकुलर हाउस में हो रहा है। जिस भी पर्टिकुलर हाउस में हो रहा होगा, वो प्लैनेट उस हाउस की एक्टिविटी को एक्टिव करेंगे और पूरे महीने जैसे सन हमारा 1 महीने को बताता है, तो पूरे महीने हमें उस हाउस की एक्टिविटी के बारे में जीवन की घटनाओं को देखने को मिलेगा और हम उस चीज़ में इन्वॉल्वमेंट रहेंगे। जैसे 12वाँ घर किस चीज़ का है? 12वाँ घर हॉस्पिटलाइज़ेशन का है, खर्चों का है, यात्रा का है। तो ये सारी चीज़ों को सन इस महीने के लिए एक्टिवेट करेगा।
यदि यही सन किसी दूसरे हर घर में होगा, किसी दूसरे हाउस में होगा, तो वो उस हाउस की एक्टिविटी को एक्टिवेट करेगा। इसी प्रकार से चंद्रमा 2.25 दिन चलता है किसी भी राशि में, किसी भी हाउस में। तो चंद्रमा हर 2 दिन में अपना घर चेंज करेगा, तो फिर वो उस घर के हिसाब से हर 2 दिन में स्थितियां चेंज हो जाएंगी। जुपिटर, राहु, सैटर्न और केतु ये फास्ट मूविंग ना होकर ये स्लो मूविंग प्लेनेट हैं, इसलिए ये लंबे समय तक एक घर में रहते हैं। तो वो उस घर के एट्रीब्यूट्स को ज्यादातर इफेक्टेड करेंगे। जैसे मान लीजिए कि इस चार्ट में जुपिटर का जो ट्रांजिट है वो फर्स्ट 11th हाउस से हो रहा है, तो जुपिटर जब तक भी 11th हाउस में है वो 11th हाउस के रिजल्ट को एक्टिवेट करेगा। राहु भी जैसे अभी 11th हाउस में है, तो राहु भी 11th हाउस के सिग्निफिकेटर को एक्टिवेट करेगा लंबे समय के लिए। इसी प्रकार से जो जैसे मार्स है, मरकरी है, जो फास्ट मूविंग प्लेनेट हैं, ये अपने अपने टाइम अंतराल के दौरान एक एक महीने में, 2-2 महीने में राशि परिवर्तन कर देते हैं, जिससे इनका हाउस परिवर्तन हो जाता है। तो अपने टाइम के अनुसार वे अपना उस महीने के हिसाब से उस हाउस का रिजल्ट एक्टिवेट करते हैं। तो पहली मेथड हमारी यही थी कि कोई भी प्लेनेट का ट्रांजिट जिस भी पर्टिकुलर हाउस में हो रहा है नेटल चार्ट से, वो आप यहाँ पे देख लीजिए। दूसरी जो मेथड है वो है कि सन का ट्रांजिट यहाँ पर कौन सी नंबर की राशि में हो रहा है? सेकेंड नंबर की राशि। सेकेंड नंबर की राशि जो होती है वो वृषभ राशि होती है। अब ये वृषभ राशि होती है, मतलब ये ओवरऑल सबके लिए सेम होने वाली है कि सन का ट्रांजिट जब वृषभ राशि में हो रहा है तो अब ये पूरी दुनिया में एक समान है। इसका मतलब अभी जब सन ट्रांजिट में वृषभ राशि में जा रहा है, तो ये पूरी दुनिया के लिए ही वृषभ राशि में जा रहा है। तो जब सन का ट्रांजिट वृषभ राशि में जाएगा, तो वृषभ राशि किन चीजों को दिखाती है, उसके क्या सिग्निफिकेटर हैं, वो उन सिग्निफिकेटर को एक्टिवेट करेगा। अब वृषभ राशि के देवता शुक्र हैं, तो शुक्र की एट्रीब्यूट्स एक्टिवेट होंगे, जो कि आप मून साइन के मेथड से, नीम साइन मेथड से या सन साइन मेथड से लगा सकते हैं। कि जब भी आपका ट्रांजिट पर्टिकुलर किसी भी राशि से हो रहा है, तो वो राशि का जो लॉर्ड है वो आपके चार्ट में कैसा है, और वो उसके जो सिग्निफिकेटर होंगे वो उस प्लैनेट को एक्टिवेट करेंगे। यदि शत्रु प्लैनेट होगा तो रिजल्ट खराब आएंगे, यदि मित्र प्लैनेट होगा तो रिजल्ट अच्छे आएंगे। तो जैसे सन का ट्रांजिट वृषभ राशि में हो रहा है और सूर्य शुक्र शत्रु हैं, तो यहाँ पे रिजल्ट हमें खराब देखने को मिलेंगे, आप इस तरीके से कहेंगे। और यदि कोई मित्र प्लेनेट है तो रिजल्ट अच्छे आएंगे, और यदि कोई न्यूट्रल प्लेनेट है, अच्छे बुरे दोनों, तो उस हिसाब से भी रिजल्ट आएंगे। और ये मेथड आप मून साइन से, नेम साइन से या सन साइन से लगाकर देख सकते हैं, यदि आपके पास बर्थ डिटेल्स का जो टाइम है वो एक्यूरेट नहीं है, केवल आपको मून साइन पता है या नेम साइन पता है या सन साइन पता है। तीसरी जो हमारी मेथड है वो है कि जब भी किसी भी प्लेनेट का ट्रांजिट किसी पर्टिकुलर प्लेनेट के ऊपर से होता है, या फिर वो नाड़ी संबंध बना रहा होता है, तो भी वो रिजल्ट एक्टिवेट करता है। तो आप इस चार्ट में देख रहे हैं कि हमारे पास बर्थ कुंडली है। बर्थ कुंडली में 12वें घर में अभी सन का ट्रांजिट चल रहा है, बर्थ कुंडली से सेकेंड नंबर की राशि में। सूर्य का ट्रांजिट अभी 12वें घर में चल रहा है। तो अभी नेटल कुंडली में 12वें घर में कोई भी ग्रह नहीं बैठा। बर्थ कुंडली में, नेटल कुंडली में 12वें घर में कोई भी ग्रह नहीं बैठा है। इसका मतलब सन का भी ट्रांजिट जो है वो किसी भी प्लेनेट के ऊपर से इस व्यक्ति के लिए नहीं हो रहा, लेकिन हो सकता है किसी दूसरे व्यक्ति के लिए हो रहा हो, कि किसी दूसरे व्यक्ति के चार्ट में 12वें घर में हो सकता है कोई ग्रह हो, या वृषभ राशि में कोई ग्रह हो। तो जिसके में होगा तो उसके लिए अलग प्रेडिक्शन बनेगी, जिसके लिए नहीं है उसके लिए अलग प्रेडिक्शन बनेगी। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इस व्यक्ति के चार्ट में, जिस व्यक्ति का ये नेटल चार्ट है, उस व्यक्ति के 12वें घर में अर्थात वृषभ राशि में उसके नेटल चार्ट के टाइम पर कोई भी प्लेनेट नहीं था। इसलिए इस व्यक्ति का जब ये ट्रांजिट आया हुआ है, तो ट्रांजिट में भी ये उसके ऊपर से ओवरलैप नहीं कर रहा है। अब यदि ओवरलैप नहीं कर रहा है तो हो सकता है कि वो नाड़ी संबंध बना रहा हो, तो आप यहाँ पे नाड़ी संबंध को भी ध्यान रखेंगे। तो देखिए यहाँ पर नाड़ी संबंध वो कैसे बना रहा है। तो सन यहाँ पर वृषभ राशि में बैठा हुआ है, और आपको नाड़ी संबंध पता है कि वो नाड़ी संबंध 1-5-9 का ट्राइन का बनता है। तो आप यहाँ पे ट्राइन बनाकर देखिए कि ट्राइन में कैसे कैसे कनेक्शन बना रहा है। तो ट्राइन
तो 2 6 10 का बनता है। अब आपने देखा कि सन जो है वो यहाँ पे ट्राइन के एस्पेक्ट से भी किसी के साथ भी, किसी प्लैनेट के साथ भी कनेक्ट नहीं हो रहा है। वो ना ही 4th हाउस से हो रहा है, ना ही वो 8th हाउस से हो रहा है, क्योंकि इन दोनों ही प्लैनेट राशियों में, इन दोनों ही हाउसेस में कोई भी प्लैनेट नहीं बैठा हुआ है। यदि यहाँ पर बैठा होता तो वो कनेक्शन बनाता, और जो भी कनेक्शन बनाता तो आने वाली क्लासेस में जो हम हर प्लेनेट के कॉम्बिनेशन के साथ जो प्रेडिक्शन बनती है उस पर बात करते। इसी प्रकार से आप यहाँ पे देखिएगा कि मान लीजिए यहाँ पर कोई प्लेनेट होता, जैसे मान लीजिए सन का जो ट्रांजिट है वो 12वें घर में होता, सॉरी 10th हाउस में होता, जहां पर बर्थ कुंडली में शनि बैठा हुआ है। तो आप ये कहते कि सन का जो ट्रांजिट है वो शनि के ऊपर से ओवरलैप कर रहा है। आप क्या कहते, आप ये कहते कि सन का जो ट्रांजिट है वो व्यक्ति के नेटल चार्ट में बैठे हुए शनि के ऊपर से ओवरलैप कर रहा है। तो उस व्यक्ति के जीवन में सन और सैटर्न के जो कॉम्बिनेशन से जो प्रिडिक्शन बनती है वो प्रिडिक्शन एक्टिवेट होती, और वो प्रिडिक्शन घटित होने के चांसेस बढ़ते। प्लस वो वहां बैठकर किस किस से नाड़ी संबंध बना रहा है, आप ये भी देखते कि सन यदि मान लीजिए 10वें घर में बैठा हुआ है, जो कि शनि के ऊपर से ट्रांजिट कर रहा है, क्योंकि शनि 10वें घर में बैठा हुआ है और वहां से वो नाड़ी संबंध बनाएगा, तो किस तरीके से बनाएगा, वो इस तरीके से बनाएगा। तो आप देख रहे हैं कि सन 10वें घर में बैठकर जो नाड़ी संबंध बना रहा है वो मार्स और मून से बना रहा है, और 6वें घर में कोई भी ग्रह नहीं है। तो मार्स और मून, तो यहाँ पर सन का जो संबंध बन गया है वो मार्स और मून के साथ बन गया है। तो मार्स और मून से संबंधित भी व्यक्ति के जीवन में घटनाएं देखने को अवश्य मिलेंगी, प्रेडिक्शन देखने को मिलेंगी। तो इस तरीके से हमको बेसिकली ट्रांजिट चार्ट को अप्लाई करना होता है। इस कॉन्सेप्ट में यदि आपको कोई डाउट आता है तो आप मुझसे व्हाट्सअप करें, कमेंट करें, कॉल करें, या क्वेरी क्लासेस में डिस्कस करें। आने वाली क्लासेस में अब हम हर प्लेनेट की हर प्लेनेट के साथ बन रहे कॉम्बिनेशंस से जो प्रिडिक्शन होती है कि बेसिकली किसी भी प्लेनेट का ट्रांजिट जब इस प्लेनेट के ऊपर से हो रहा है, या इस प्लेनेट के साथ में हो रहा है, या इससे नाड़ी संबंध के रूप में हो रहा है, या ये पर्टिकुलर प्लेनेट इस हाउस में हो रहा है, तो क्या उसका प्रिडिक्शन होता है, क्या उसकी भविष्यवाणी बताई जाती है, उस पर हम बात करेंगे। आई होप कि आज का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। आज के लिए जय श्री राम।